साहिल कुमार। और आज फिर से है जे अपना मैथ वाले चैनल पर है जे आ चुके हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो जितने भी बच्चा है जल्द से जल्द जुड़े, और जो दोस्तों को पता नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए। आज जैसे कि पिछले क्लास में हमने बोले थे कि सामाजिक विज्ञान के बारे में बताए थे, और इतिहास का पहला लेसन नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा था। तो उस चैप्टर में आज जो है हम फर्स्ट लेसन को स्टडी कर लिए थे और वियना कांग्रेस तक ले जाकर के हमने छोड़ दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए थे और आज उसी के आगे हम लोग समझेंगे। तो जो भी दोस्त जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है, वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन करें और जल्दी जुड़िए, ताकि हम लोग है जे आगे है जे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए, आज हमें यहाँ से समझना होगा, पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने रूस की हार के बारे में हम लोगों ने देख लिया था और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे, और आज हम लोग समझेंगे इसके आगे। आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में देखे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन कोड की स्थापना की थी और वहां के शासक बने थे 1804 में। देखिए, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट है जो शासक बने थे। नेपोलियन बोनापार्ट ये 1804 में है जो फ्रांस के गद्दी पर है जो बैठे थे, और इन्होंने नेपोलियन कोड की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे शुरुआत मतलब सुधार किए थे। जैसे कि हमने बताया था कि जो समाज का जो यहाँ पर जो फ्रांस में जो समाज को डिवाइड थे, 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें फर्स्ट में पादरी वर्ग आते थे, सेकंड में है जो कुलीन वर्ग यानी सामंती वर्ग आते थे, और तीसरा में है जो बड़े किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग, ये सारे वर्ग आते थे। तो वो जो यहाँ पर एक भेदभाव था एथी के आधार पर, वहां पर जो भेदभाव को इन्होंने क्या किया था, बराबर अधिकार दे दिया था, इक्वल के अधिकार दे दिया था। ये कई अधिकार दे दिए थे लोगों के बारे में। और इसके बाद है जो इनका जो शासन चला था 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक जो थे, ये नेपोलियन बोनापार्ट का है जो फ्रांस में है जो शासन चला था। इसके बाद में जो है फ्रांस में यहाँ पर इनको वाटरलू के युद्ध, यानी जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने युद्ध किया, इंग्लैंड के साथ इन्होंने युद्ध किया था, वाटरलू के युद्ध। देखिए, वाटरलू के युद्ध किए थे, वाटरलू के युद्ध चला था। ध्यान समझिएगा, ये जो वाटरलू का युद्ध चला था, ये 1815 से 1814 से 15 में, ये जून 1800 मतलब 14 से 15 में ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में जो है, वाटरलू के युद्ध में फ्रांस, एक तरफ से फ्रांस यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट, और दूसरी तरफ से जो लड़ रहे थे इस युद्ध में मिल करके, जिसमें इनका संयुक्त सेना था ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा एवं ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये तीनों के सेना मिल करके है जो क्या कर रहे थे, यहाँ पर लड़ रहे थे। एक संयुक्त सेना का गठन कर करके लड़ रहे थे नेपोलियन से। एक तरफ से अकेले फ्रांस था और दूसरी तरफ से ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा एवं ऑस्ट्रिया, ये यहाँ के सेना जो है, ये तीनों मिलकर के क्या हो रहे थे, आपस में जो है लड़ रहे थे। और इसी के तीनों ने मिलकर के ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया, पतन हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन हुआ तो इन्हें सेंट हेलेना एक द्वीप है, सेंट हेलेना, और इसी द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट को ले जाकर के क्या कर दिया, बंदी बना दिया। जहां नेपोलियन बोनापार्ट के 5 मई
5 मई 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया। यानी कि ये देश दुनिया छोड़ करके चले गए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, समझे। 1821 ईस्वी में इनका है जो मृत्यु हो गया। ये इनको सेंट हेलेना जेल में ही इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। एक द्वीप था, वहीं पर जेल था, वहीं पर अंग्रेजों ने इनको, ब्रिटेन वासियों ने यहाँ ले जा करके क्या कर दिया? बंद बना दिया। जैसे यहाँ पर इनका मतलब पतन होता है तो फ्रांस में एक सरकार की घोषणा करने के लिए कैसे चलता है। और यहाँ पर एक ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एक देश है, समझिएगा, ऑस्ट्रिया एक देश है। देखिए, ऑस्ट्रिया एक देश है, उस समय पावरफुल देश था फ्रांस के बाद। तो अब जैसे इनका शासन है जो खत्म होता है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और वियना में क्या हुआ कि मेटरनिक, यहाँ का जो चांसलर था, वियना का, यानी कि यहाँ का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा होगा ड्यूक मेटरनिक, ध्यान समझिएगा। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था वो कौन था? ड्यूक मेटरनिक के मेजबानी में एक सम्मेलन बुलाया गया ऑस्ट्रिया की राजधानी, जिस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन। आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन में जो है वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन कर रहा था, यानी कि उसको जो है देख रेख कौन कर रहा था वियना सम्मेलन का? तो वो कौन था? मेटरनिक। और थोड़ा सा ऐसे तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वॉइस जा रहा होगा क्लियर। और थोड़ा सा ऐसी दिक्कत है, सर्दी कारण है, जब वॉइस है जो थोड़ा सा पहुंचने में समस्या हो रहा होगा, लेकिन आवाज का जो है क्लियर ऐसे पहुंच रहा होगा आपके पास, ये उम्मीद है। अब हम देखेंगे ध्यान से कि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ये जो ड्यूक मेटरनिक है, ड्यूक मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर है। और इन्होंने ही क्या किया कि 1815 में एक क्या बनाया? वियना सम्मेलन आयोजित किया। और इस सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले थे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और फ्रांस। ये सभी देशों ने क्या किया था? भाग लिया था, समझे ना। वियना सम्मेलन में आपको समझ में आ रहा होगी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया यानी प्रशा, और यहाँ पर फ्रांस, ये तीनों देशों ने क्या किया था? तीन देश बोले, ये सभी देशों ने मिलकर के इस वियना कांग्रेस में क्या किया था? भाग लिया था। और ये जो वियना सम्मेलन चला था, जो वियना सम्मेलन, ये नवंबर 1914 से लेकर के ये जो है 1815 तक के है ये वियना सम्मेलन चला था। और इसमें भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और फ्रांस थे। इस सम्मेलन में, आज इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने जो भी लोगों को अधिकार दिए थे, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, ये सभी नेपोलियन द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को, जो नेपोलियन ने जितने भी व्यवस्था स्थापित किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने, देखिए समझिएगा, इन देशों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में। और इन देशों के ही संयुक्त है जो सेना है। आप देख रहे होंगे ये जो इमेज है, ये जो फोटो है, यही आपका कौन है? मेटरनिक है ना। अब देखिए मेटरनिक है यहाँ पर। अब हमें समझने वाली बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी अपने व्यवस्था, शासनकाल में व्यवस्था लागू किया था, नेपोलियन ने जो भी व्यवस्था लागू किया था, इनके व्यवस्था को, सभी व्यवस्था को समाप्त करके फिर से है जो कौन सा व्यवस्था लाना? पुराने राजतंत्र यानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लाना। रूढ़िवादी का अर्थ होता है पुराने सोच विचार के व्यक्ति। जैसे जिस तरीका से पुराने शासन चल रहे थे, वही व्यवस्था को दोबारा है जो क्या करना था? लागू था। जैसे कि आपने देखा था कि फ्रांस में परंपरागत तरीके से शासन चलता था, निरंकुश शासक थे, लुई 16वां एक अयोग्य शासन थे, जिसके कारण जनता उनको क्या किया था? विरोध करके सत्ता से है हटा दिया था। और उसी के चलते यहाँ पर है मतलब उन्होंने कई तरह के नीति लागू किए थे। और इसके फिर से 1815 ईस्वी में वही पुराने व्यवस्था को क्या करना था? लागू करना था। देखिए लिखा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित सभी व्यवस्था को
समाप्त करना, नेपोलियन द्वारा जितने भी व्यवस्था थे वो सभी को क्या करना, समाप्त करना, और समाप्त करके ये कौन सा व्यवस्था लाना, रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से लागू करना था। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो यहाँ पर शासन आया तो रूढ़िवादी व्यवस्था में फिर से बुर्बो वंश के शासन को, बुर्बो वंश के जो आप देखे थे कि लुई जो चलता था, ये लुई शासन चलता था, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये जो शासन चलता था, तो यहाँ पर जो है ये शासन था, यहाँ पर बुर्बो वंश का चलता था शासन, बुर्बो वंश के, बुर्बो वंश के। चलिए आप जल्दी अथी कमेंट कर रहे हैं, दिल उल भेजिएगा, ठीक ना, ताकि दिल से दिल जुड़ाव हो, ज्यादा से ज्यादा है क्या हो, और एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षक की भावना हो, कनेक्टिविटी कब से कब, दिल से दिल का जुड़ाव नहीं होगा तो पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, ये स्थापित जितने व्यवस्था किए थे कि ये तो मतलब क्या क्या है जो लागू कर दिया था, ये सब को हटा और फिर से हमारा वही व्यवस्था चालू होगा। पुराने जो राजतंत्र व्यवस्था था वो क्या होगा, चालू होगा, रूढ़िवादी व्यवस्था चालू होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद यहाँ पर शासक बनाया लुई 15वां को, लुई 18वां को, सॉरी लुई 18वां को, लुई 18वां को यहाँ पर फिर से क्या कर दिया गया, शासक बना दिया गया। और इनका जो शासन काल रहा, ये रहा 1815 से लेकर के 1824 तक के शासन रहा फ्रांस में, वो रहा लुई 16वां का। अब देखिए लुई 16वां का तो शासन ठीक था। अब इसके बाद जो शासन आया उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके बाद जो शासन आया यहाँ पर फ्रांस में चार्ल्स दसम का शासन आया, चार्ल्स जिसको भी बोलते हैं चार्ल्स दसम। अब आपने देखा कि यहाँ पर वियना सम्मेलन में कौन कौन लोग भाग लिए थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और फ्रांस ने। यहाँ पर इन लोगों के संयुक्त सेना ने मिल करके, इन सभी के सेनाओं ने मिल करके इनको क्या किया था, हराया था। एक तरफ से अकेले फ्रांस लड़ रहा था और यानी नेपोलियन लड़ रहा था, दूसरे तरफ से ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया, हंगरी के सेनाओं ने मिल करके इनको क्या किया था, हराया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए समझने वाली बात यह है, अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति कई कारण से हुए थे। अब देखिए यहाँ पर कई क्रांति हुए, जैसे 1789 की क्रांति हुए, उसके बाद 1730 की क्रांति हुई, जुलाई 1730 की क्रांति हुई, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये 1830 की क्रांति क्या है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में सभी से क्वेश्चन पूछता है, कभी आपसे पूछ देगा उसका कारण क्या था, प्रभाव क्या था, या फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, समझ रहे हो ना। अब देखिए 1800, देखिए क्योंकि राजतंत्र जो है ना उसमें जनता की इच्छा से नहीं, अभी क्या है हमारे यहाँ देख रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम हर 5 सालों पर अपने सरकार को क्या करते हैं, चुन लेते हैं। जब लगता है कि ये सरकार हमारे लिए बढ़िया काम नहीं कर रही है तो हम वैसे सरकार को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही शासन करता है, तो ऐसी स्थिति में आम पब्लिकों के साथ ज्यादा है जो अन्याय होता है, उनके साथ जो है ज्यादा है जो समस्या होता है। अब हमें देखने वाली बात यह है कि देखिए फ्रांस की क्रांति के इधर परिणाम है और इधर फ्रांस की क्रांति। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति, आखिर ये क्यों हुआ। उस समय जो यहाँ पर शासक थे चार्ल्स दसम, ये जो देख रहे हैं आप फोटो, ये जो देख रहे हैं ये चार्ल्स दसम का है, चार्ल्स दसम। देखिए इसको चार्ल्स डेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये चार्ल्स दसम थे, समझे। और चार्ल्स दसम के नेतृत्व में क्रांति इतना ये बढ़ चढ़ गया था कि इनको है जो सत्ता छोड़ करके क्या होना पड़ता, भागना पड़ता। अब जैसे हम देखेंगे इसके कुछ प्रमुख कारणों को कि आखिर ये कारण क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स एक्स के रूढ़िवादी नीतियां, चार्ल्स एक्स के रूढ़िवादी नीतियां के प्रति। अब देखिए इनके ये क्या था, रूढ़िवादी नीति। रूढ़िवादी नीति मतलब क्या होता है कि पुराने विचारों का समर्थन करना, जो कि मतलब जो पुराने विचार के समर्थन कर रहे हैं, राजतंत्र जो चल रहा है उस तरीका से चलने दे, कोई आधुनिक परिवर्तन नहीं लाए, तेजी से परिवर्तन नहीं लाए। अब अभी क्या है, हम लोग एकमय परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो पुराने सोच वाले व्यक्ति हैं, जो पुराने विचार के व्यक्ति हैं, वो कहेगा कि नहीं इतना जल्दी ये चीज कैसे, मतलब परिवर्तन आओ लेकिन धीरे धीरे पुराने रीति रिवाजों को देखते हुए आगे परिवर्तन लाना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी विचार थे, पुराने विचारों के क्या थे, समर्थक थे। कौन, चार्ल्स एक्स के
रूढ़िवादी नीति, यानी जो पुराने समय से चलता रहा, जिस तरीका से शासन कर रहे हैं उसी तरीका से जनता को मतलब एकदम खून चूसते रहो, कोई तरह का एथी नहीं है राजा लोग। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था जुलाई 1830 में। अगर आप ये किताब देखिएगा आपका बिहार बोर्ड का, तो जुलाई 1825, 25 जुलाई 1830 दिया जाएगा। और 25 जुलाई 1830 में देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि चार्ल्स दसम ने, एक तो देखिए इनके शासनकाल में जनता असंतुष्ट था, जनता खुश नहीं था इनके शासनकाल में, और ऊपर से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोगों पर अलग तरह के कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। इनके मतलब एक आदेश जारी किए कि सर्वसाधारण के विरोध में, सर्वसाधारण सर्वसाधारण के विरोध में विशेषाधिकार, सर्वसाधारण के विरोध में ये क्या कर दी है, सर्वसाधारण के विरोध में विशेषाधिकार लागू कर दिया। एक तो देखिए जनता को ये कोई फायदा नहीं दे रहा है, ऊपर से ये तरह तरह के क्या कर रहे हैं, कानून लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता ने क्या किया कि ये मतलब ये राजा तो है जो हमारे लिए कोई फायदेमंद काम कर नहीं रहा है। एक तो इसका नीति निरंकुश था, कट्टरवादी था, जो मन में आता है वही करता था। और इसके एक प्रधानमंत्री था चार्ल्स दसम के, देखिएगा कि इनका एक प्रधानमंत्री था, यही चार्ल्स दसम है, इनका एक प्रधानमंत्री था जिनका नाम था देखिएगा ध्यान समझिए, प्रधान इनका मंत्री जो था वो और इनसे भी ज्यादा क्या था, कट्टरवादी और घोर एकदम प्रतिक्रियावादी था, जो निरंकुश शासन का क्या करता था, समर्थन करता था। इनका प्रधान मंत्री जिनका नाम था पोलिगनेक, इनका प्रधानमंत्री था पोलिगनेक, जो इनसे भी ज्यादा क्या था, कट्टरवादी और घोर प्रतिक्रियावादी था। जिन्होंने क्या किया कि ये जो अपने विचारों को लेकर के मतलब ये जनता के सुख दुख के कतई ख्याल नहीं रखते थे, जनता क्या करेगा नहीं करेगा उससे कोई लेना देना इनका नहीं था, इनको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। जब ये कानून लगा दिए तो जनता ने इनका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और नतीजा परिणाम यह हुआ कि इनको जो है फ्रांस को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। इनको जो है फ्रांस की गद्दी 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को इन्होंने, चार्ल्स दसम ने फ्रांस की गद्दी छोड़ दिया, और फ्रांस की गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड फरार होना पड़ा इनको। सोचिए कि इन्होंने जो यहाँ पर जनता ने इतना विरोध कर दिया कि 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस को लगने लगा कि अब हमारे यहाँ टिक पाना संभव नहीं है। तब इन्होंने क्या कर दिया कि अपना सत्ता छोड़ करके भाग गए। और पहले देखिए ज्यादातर जो भागता था ना, इंग्लैंड में भागता था। इंग्लैंड में राजतंत्र शुरू से था, वहां पर क्या था कि मतलब इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था तो था, दुनिया का सबसे पहला देश इंग्लैंड ही है जहां पर मौखिक ही सही लेकिन संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1688 में जो गोरखपुर क्रांति हुई थी तो वहां पर संसदीय व्यवस्था थे, लेकिन ज्यादातर लोग भाग करके कहा जाते थे, इंग्लैंड चले जाते थे। लुईस सोलहवां जो है सत्ता छोड़ करके भाग करके कहा चले गए, इंग्लैंड। अब फ्रांस की गद्दी खाली हो गई, समझे, फ्रांस की गद्दी क्या हो गई, खाली हो गई। 1823 ईस्वी में इस क्रांति का यूरोप में भी इसका प्रभाव पड़ा। सिर्फ यहीं पर गद्दी छोड़ करके नहीं भागे, बल्कि यहाँ पर इसका प्रभाव और भी देशों में देखा देखी होता। जैसे मान लो कि अगला देखते हैं कि वो ऐसा कर दिया, वो स्वतंत्रता पा लिया, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, है ना, हम लोग भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये लोग यहाँ पर कई देशों में प्रभाव पड़ा, जिसमें से बेल्जियम जो है ये पहले नीदरलैंड के कब्जा में था, नीदरलैंड के कब्जा में था। लेकिन 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप में यहाँ पर इतना प्रभाव डाला कि बेल्जियम ने भी अपना संघर्ष करके नीदरलैंड से क्या कर लिया, स्वतंत्रता यानी मुक्ति की प्राप्ति कर ली। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो एक इमेज है, ये 1830 की क्रांति का इमेज है, जब जनता है जो सैनिकों के जो देख रहे हैं कि इसमें मार रहा है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे कि अब यहाँ पर फ्रांस में नया शासक कौन आते हैं, फ्रांस में नया शासक कौन आते हैं, जरा ध्यान समझेंगे। फ्रांस के नया शासक, अब देखेंगे फ्रांस के जो यहाँ पर नया शासक आते हैं वह है लुई फिलिप के रूप में आलियन वंश के एक शासक बनते हैं, जिनका नाम है लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस के शासक बनते हैं, फ्रांस के नया शासक बनते हैं लुई फिलिप। लुई फिलिप ये फ्रांस के शासक बनते हैं। लुई फिलिप जो है ये कहाँ के शासक बने, लुई फिलिप जो है ये फ्रांस के शासक बने हैं, समझिएगा। फ्रांस के शासक बने कौन, लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस के शासक बनने के लिए इन्होंने क्या किया कि आगे चल करके मध्यवर्तीय स्वर्ण नीति को अपनाया। देखिए मध्यवर्तीय स्वर्ण नीति को अपनाया, जो कि हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान समझिए, मध्यवर्तीय जो यहाँ पर 1830 की क्रांति के बाद जो यहाँ पर शासन आया था वो आया था लुई फिलिप का, लुई फिलिप। लुई फिलिप, तो लुई फिलिप जो है ये क्या थे, फ्रांस के शासक थे, और इन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यवर्तीय स्वर्ण नीति को अपनाया। अब जिससे क्या होता है ना कि जितने भी वहां पर अमीर लोग थे, मध्यम वर्ग थे, वो सभी को इन्होंने खुश करने के लिए एक नीति अपनाया, लेकिन बाकी गरीब जनता के लिए कोई है जी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इनका एक नया प्रधानमंत्री बने थे 1840 में, 1840 में प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बने थे वो थे यहाँ के जो नया प्रधानमंत्री उस समय बने थे, जिनका नाम था गीजो। गीजो प्रधानमंत्री बने, समझे ना। ये भी वैसे था नाम निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है कि वैसा शासक या वैसा लोग जिनके शासन पर कोई भी तरह का अंकुश नहीं लगाया जाए, जो मन में आएगा वो करे, जो उसको मन में आए कि ये कानून लागू कर दो जी तो लागू हो जाएगा, कह देगा ये ऐसे कर दो जी तो ये हो जाएगा। मेरा मन है कि मतलब ये कानून जनता पर टैक्स लगेगा तो लगेगा, या जनता का कोई भी हाल हो उससे मतलब नहीं है, टैक्स लगेगा मतलब लगेगा। तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी, जब तक उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं है तब तक बर्दाश्त करे, तब तो ठीक है। जब जनता जागरूक हो जाएगा तो निश्चित है कि आवाज उठाएगा। और फ्रांस में ऐसे भी कई जगह पर है जो फ्रांस है में जनता जो है आवाज उठा चुकी थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1800 आज आते आते हुआ यहाँ देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। अब यहाँ पर कुछ समस्या होने शुरू हो गए, लोगों में दिक्कत होने शुरू हो गए। देखिए राजनीतिक, यहाँ पर देखेंगे कि लोग जो है अब जनता जान चुकी थी, और इनका भी लगता था कि हमें भी राजनीतिक में है जो क्या होना चाहिए। राजनीतिक कारण में देखेंगे कि राजनीतिक कारण में यहाँ पर क्या हो गया, राजनीतिक कारण अब यहाँ पर लोगों ने भी क्या करने लगे थे, भागना शुरू कर दिया था कि हमें भी है जो राजनीतिक में भाग लेना होगा, ऐसे करना होगा। अगर आर्थिक कारण देखेंगे तो यहाँ पर उस समय 1848 से लेकर 1845 से लेकर के 1848 में तो यहाँ पर ठीक से है जो कृषि कार्य हुआ था, फसल हुआ था, और बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ गई थी, लोगों को भूख मरने की नौबत आ गई थी, भूखमरी की समस्या जो है वो आ गई थी, भूखमरी की समस्या आ गई थी। यहाँ पर भूखमरी की समस्या
आ गई थी। यहाँ पर इतना है जो मतलब दिक्कत हुआ कि 1845 से 48 के समय में, 1845 से 48 के समय में इतना ज्यादा समस्या यहाँ पर आ गया था कि लोगों को भूखमरी की समस्या आ गई थी, लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक बार की बात थी कि जब यहाँ से इंग्लैंड की जो महारानी थी, लुई फिलिप की पत्नी, वो जब जा रही थी, वो क्या होता है, उसका जो पीछे जो पहले रहती है और बड़ा सा, तो वो जा रही थी पूरा मतलब 52 गज का एथी लगाए हुए यहाँ से वहां तक जा रही थी, पूरा रोड खाली था। क्या भाई महारानी आ रही है, और महारानी को देख करके अंदर मतलब एथी थी, और वहां पर महारानी को देख करके बाकी लोग भूख से इतना बेहाल थे कि बाकी औरतें लोग साइड से देख करके चिल्ला रहे थे कि महारानी रोटी दो, महारानी रोटी दो। अब उन लोग को महारानी का इतना है जो समझदारी नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एकदम महारानी जो है क्या था, बकलोले था। जिससे कि आप देख रहे हो कि वो देख रही है कि ये लोग रोटी रोटी चिल्ला रही है, तो उनको लग रहा है कि इनके पास सब चीज है। सेना को बुलाकर पूछा कि सुनो क्या बात है जी, ये सब है जी, ऐसे ऐसे काहे चिल्ला रहा है। मैडम ऐसा बात है कि ये लोग रोटी रोटी क्या चिल्ला रहा है, ये लोग कहो कि केक खाओ। मान लो रोटी नहीं है इसके पास तो ब्रेड खरीद के खाए। उनको लग रहा था कि सबके पास सब चीज है, तब बढ़िया स्थिति है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, बड़े खाने पीने का सब सुविधा है, लेकिन उनके पास खाली कई दिनों से रोटी नहीं मिला, इसलिए वो चिल्ला रही कि रोटी रोटी ना, ब्रेड खाओ और दूसरा चीज खाओ, ऐसे मतलब। लेकिन उस समय जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा क्या थी, समस्याएं थी, और भुखमरी जैसे यहाँ पर क्या हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण लोगों में क्या हुआ था कि एक वैचारिक यानी कि क्रांति, जो इसमें देखिए मध्यम वर्गों का हमेशा आप देखते हैं कि किसी भी तरह का क्रांति रहे उसमें मध्यम वर्गों का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। क्रांति में मध्यम माने पढ़े लिखे व्यक्तियों का योगदान ज्यादा रहता है, मध्यम वर्गों का योगदान क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और मध्यम वर्गों का योगदान ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर जब ये लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो यहाँ पर नए नए तरह के विचार उत्पन्न होंगे, नए तरह के एथी होंगे, तो यहाँ पर लोगों के अंदर अब जो है राष्ट्रीयता की भावना आने लगा था, नए विचार आने लगा था। लग रहा था कि नहीं, ये राजतंत्र को समाप्त ही कर देने में बढ़िया है, एक एथी आना चाहिए, समझे। अब यहाँ देखेंगे इस क्रांति में क्या हुआ था कि ये क्रांति जो है बात जब भुखमरी तक के आ गई, जब लगने लगा कि अब कोई तरह का एथी नहीं होगा, तब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है देखिए यहाँ पर जब 22 फरवरी की बात है, 22 फरवरी 1848 लोगों ने विशाल भोजन आयोग लगाया। 22 फरवरी 1848 में भोजन आयोग लगाया, जिसमें लाखों लोगों ने क्या किया कि इसमें भाग लिए थे, लाखों लोगों ने भाग लिए थे। और इसके बाद हुआ, इसमें लोगों ने भोजन करने के बाद क्या की, क्रांति शुरू कर दी। और 24 फरवरी को, ये 22 फरवरी को क्रांति शुरू किया गया था, और 24 फरवरी को इतना तेज हो गया कि यहाँ के जो शासक थे लुई फिलिप ने अपना सत्ता छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। लुई फिलिप अपने सत्ता छोड़कर के इंग्लैंड चले गए। और यहाँ पर जो है अब जो है हमेशा के लिए फ्रांस में राजशाही शासन का अंत हो गया। पहले यहाँ पर राजतंत्र चलता था, आपने देखा कि 1789 में क्रांति हुई, फिर भी राजतंत्र आया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का भी शासन आया तो वो भी राजतंत्र था। उसके बाद आपने देखा कि लुई 15वां का शासन, 18वां का शासन आया, वो भी राजतंत्र था। लुई फिलिप या 50 दशक का शासन आया, वो भी राजतंत्र था। लेकिन अब जो है यहाँ पर राजतंत्र का हमेशा के लिए 1848 की क्रांति के जो प्रभाव हुआ, यानी इसका परिणाम पड़ा कि इस क्रांति का परिणाम, पहला परिणाम यहाँ आया कि यहाँ राजशाही यानी राजा के शासन जो है वो क्या हो गया, अंत हो गया। राजा के शासन का अंत हो गया हमेशा के लिए। फ्रांस में अब राजा के शासन को क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ द्वितीय फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई, मैंने दूसरा बार यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई। और जितने भी पुरुष थे, गणराज्य मतलब
यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी पुरुष थे सभी पुरुषों को जो सार्वभौमिक है, जैसे देखिए यहाँ पर जितने भी 21 वर्ष के सभी पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, सभी पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। सार्वभौमिक पुरुषों का मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि जितने भी यहाँ पर पुरुष थे वो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब 21 वर्ष के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को अभी नहीं मिला है, महिलाओं और भी बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। और उसके बाद जो है 1946 में फ्रांस में जो है 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट यानी मताधिकार प्राप्त हुआ था। 1946 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था फ्रांस में, लेकिन पुरुष के जो है 1848 में ही मिल गया था कि सभी 21 से अधिक वर्ष के पुरुष यहाँ पर वोट दे करके अपने सरकार को चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ। जो पहले कुलीन और जो राजा वगैरह या पूंजीपति वगैरह का जो शासन चलता था उसका क्या हो गया, ये अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया यहाँ पर। और इसी का एक पॉइंट यहाँ पर चलाया है, देखिए श्रमिक वर्गों का उदय। अब जो है श्रमिक वर्ग अपने इच्छा अनुसार है जो अपने सरकार को चुन सकता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष हो चुका है। तो ये यहाँ पर श्रमिक वर्गों का यानी जो मजदूर वर्ग होते हैं उनका विकास हुआ, उनका उदय हुआ। यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की संचार हुई, राष्ट्रीयता भावना की संचार, यानी कि अब फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप के कई देशों में और विश्व के कई देशों में है जो राष्ट्रीय भावना का क्या होना शुरू हो गया, संचार होना शुरू हो गया। और यहाँ पर ये जो है यहाँ के लोगों ने अपने देश के लिए है जो अब सरकार चुनने लगे, पूरे एक हो गए और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकार के थी करने लगा। अभी इसके बाद का हम लोग स्टोरी सुनेंगे मेटरनिक से रिलेटेड, क्योंकि आप देखते हैं मेटरनिक युग के जो चला था, आप देख सकते हो कि 1815 से लेकर के 1848 तक के युग चला, वो मेटरनिक युग चला था। 1815 से 1848 तक के युग जो चला था वो मेटरनिक का चला था। और मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर है, पहले भी हम बताए थे। और इसी मेटरनिक युग के बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे कि मेटरनिक युग क्या है। देखिए मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो मेटरनिक युग का जो शासन है, जैसे नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। नेपोलियन युग का अंत हुआ 1815 में और मेटरनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और इनका कब तक चला था, 1848 तक के चला था। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि इटली के मेटरनिक ने 7 भागों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। कुछ को पोप को दे दिया था, कुछ पोप को दे दिया था, कुछ है जो बुर्बोवंश को दे दिया गया था, फर्डिनेंड को, कुछ है जो अपने नेतृत्व में रखा था। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको इटली के एकीकरण और जो है जर्मनी का एकीकरण। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट लिखिए। और भी जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना है उससे रिलेटेड कमेंट लिखिए। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड और एसएसटी से रिलेटेड सभी का वीडियो आपका पार्ट बाय पार्ट करके मिलेगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। हो गया सर।